नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 6 शब्द शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पढ़ना शुरू करते हैं। शब्द की शक्ति असीम है। शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है ना। शब्द की शक्ति असीम है, मतलब शब्द में बहुत ताकत होती है और वे हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हम मिठाई या कचौरी का नाम लेते हैं, तो हमारा मन कितना प्रसन्न होता है। हमारे मन में कचौरी या मिठाई की कल्पना आती है और हमें उसके स्वाद की अनुभूति होती है। ठीक है, सफलता शब्द बोलते ही हमारे मन को कैसी अनुभूति होती है, और ऐसी गंदगी का नाम लेते ही या अपराधी का नाम लेते ही हमारा मन कैसा हो जाता है। तो यह शब्द और उसके अर्थ का प्रभाव है ना, जो हमारे मन पर, हमारी कल्पना पर और अनुभूति पर पड़ता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द का हम कहाँ, किस भाव से या किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार उसका अर्थ बदल जाता है। इसके पीछे भी ये वजह है कि एक ही शब्द कई अर्थ रखता है ना। शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसीलिए जहाँ जिस भाव से प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, तो वह शब्द की शक्ति होती है। अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। अभीष्ट अर्थ का क्या मतलब होता है, जो भी वक्ता कुछ कहना चाहता है, वक्ता माने बोलने वाला। अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ या आप कुछ बात कर रहे हैं, आप किस भाव या किस अर्थ को लेकर के बात कर रहे हैं, वह हुआ अभीष्ट अर्थ। अभीष्ट अर्थ नहीं समझ पाते, इसीलिए तो बहुत गलतफहमी होती है हम लोगों को। ये सब गलतफहमियों का कारण या खुशफहमी का कारण क्या होता है कि कहने वाले ने किस भाव से क्या कहा और समझने वाले ने किस भाव से उसको लिया। बस ये जो गैप है, ये जो अंतर है, वही सारी दुविधाओं की और झगड़ों की जड़ है। सही भाव को समझ जाएं तो वही शब्द शक्ति है और वही सब चीज़ों को सरल भी कर देती है। तो अभीष्ट अर्थ का मतलब हुआ जो कहने वाला किस अर्थ से कोई बात कह रहा है। श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे, मतलब अभीष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता। अभीष्ट अर्थ कहने वाले ने तो अपने जिस अर्थ को लेकर के बात कही वह तो उसका अभीष्ट हो गया, उसको श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को, मतलब वही अर्थ और भाव को प्रसंगानुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। उस प्रसंग के अनुसार, जिस प्रसंग में वह बात कही गई है, जिस प्रसंग में जिस भाव को लेकर, जिस अर्थ को लेकर वह शब्द प्रयोग किया गया है, उसको उसके अनुसार ही स्पष्ट करने की सामर्थ्य ही शब्द शक्ति है। यानी शब्द में जो निश्चित अर्थ निहित है, उस समय जिस समय वह शब्द बोला गया, उस समय उसमें निहित निश्चित अर्थ को या निश्चित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि शब्द में कई अर्थ होते हैं, लेकिन शब्द में उस प्रसंग के अनुसार निहित निश्चित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। या जिस गुण या शक्ति के द्वारा शब्द में निहित अर्थ प्रसंग के अनुसार ग्रहण किया जा सके, वह शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। आई बात समझ में। उदाहरण के लिए अब जो उदाहरण और जो हम पढ़ेंगे ना, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर इन 3 पंक्तियों से ये बात समझानी चाहिए है मैंने, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि शब्द में निहित जो अर्थ होता है, प्रसंग के अनुसार उस शब्द में जो अर्थ होता है, उस अर्थ को हम उस प्रसंग के हिसाब से समझ लें, और ये जो समझ जिस शक्ति के द्वारा हम में आती है, वही शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है तथा सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। ये 2 उदाहरण देखना आप। उदाहरण के लिए, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, और दूसरा उदाहरण है कि सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, बिल्कुल सिंपल अर्थ है कि भी रमेश ने एक गाय पाल रखी है, या रमेश के पास जो गाय है वह 5 किलो दूध देती है। और सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है। सुमित्रा की बहू गाय है, क्या सुमित्रा ने किसी गाय को बहू बनाया है अपना? मतलब इनसे जो सही सीधा अर्थ निकल रहा है कि सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है, यानी सुमित्रा ने किसी गाय को अपनी बहू बना लिया है, या सुमित्रा की जो बहू है वह तो गाय है। क्या यहाँ यह अर्थ संगत है?
मतलब क्या ये अर्थ सही है? यहाँ ये अर्थ बैठ रहा है आप पढ़ रहे हो तो, कि सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है? नहीं ना। तो ये जो गाय कहने से यहाँ जो भी अर्थ निकला, आपने क्या अर्थ निकला? आप अभी नहीं जानते कि शब्द शक्ति क्या है, लेकिन आप समझ गए ना, क्योंकि आप गाय को के बारे में जानते कि गाय कितना सीधा साधा भोला जानवर है, भोला पशु है। तो उसकी बहू के लिए कहा जा रहा है कि सुमित्रा की जो बहू है वह भी गाय की तरह भोली, सरल और सीधी सादी है। तो आप अपने आप ये दोनों बातें समझ गए कि गाय, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, ये भी आप समझ गए कि रमेश ने गाय पाल रखी है, वह 5 किलो दूध देती है। और दूसरी बात कि सुमित्रा की बहू तो निरी गाय है, तो उसका भी अर्थ आप समझ गए हैं कि सुमित्रा की बहू गाय नहीं है, गाय की तरह सीधी सादी और सरल है या भूली है। तो ये अर्थ जिस शक्ति से आपने समझा वह शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। तो इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया है, मगर अर्थ दोनों में भिन्न है। एक में पशु का नाम तो दूसरे में भोला, सीधा व सरल व्यक्ति है। इस प्रकार वक्ता या लेखक, वक्ता माने बोलने वाला और लेखक माने लिखने वाला, उसके अभिष्ट माने उसने जिस अर्थ से या जो अर्थ वह बताना चाहता है उसका बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक तो इस प्रकार शब्द और अर्थ के इस चमत्कारिक स्वरूप को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं, है ना। तो शब्द और अर्थ का ये चमत्कारिक स्वरूप तो आप समझ गए कि अर्थ में चमत्कार होता है, मतलब शब्द एक ही होता है, उसके अर्थ कई होते हैं और प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, और हमें वही समझना पड़ता है और वो समझाने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। तो इस प्रकार शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की हुई, क्योंकि शब्दों के अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये नीचे सारणी बनी हुई है, चार्ट बना हुआ है शब्द शक्तियों का। शब्द शक्ति का नाम है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, और उनके अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाचक शब्दों का अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ, लक्षक शब्द का अर्थ कहलाता है लक्ष्यार्थ, और व्यंजक शब्द का अर्थ कहलाता है व्यंग्यार्थ। और इसी आधार पर अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो पहला है अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, अब ये जो पंक्ति है, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, इसके सभी शब्दों का अर्थ, साधारण अर्थ यही है कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। लोक प्रचलित अर्थ यानी लोक में, आप समाज में, आसपास में किसी से भी पूछेंगे कि भी इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, इन शब्दों का क्या अर्थ हुआ, तो वो भी यही कहेंगे कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। अथवा मुख्य अर्थ भी जो आप समझेंगे वह यही है कि रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। तो यहाँ हम इसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो जो वाक्य है, वाक्य में जो शब्द हैं, उनका जो सबसे साधारण, सबसे सीधा, सबसे सांकेतिक अर्थ मतलब जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, वह अर्थ जहाँ आपको सीधे सीधे प्राप्त हो जाए और वही सही है, वही आपके संगत बैठ रहा है वहाँ, तो वह कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति। आगे बात समझ में। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है। यानी जिन शब्दों का साक्षात सीधे सीधे जिस अर्थ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वह साक्षात सांकेतिक अर्थ कहलाता है, और उसी को उन्होंने अभिधा कहा है। तो आचार्य मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं, और आचार्य मम्मट वही मुख्य अर्थ है ना, मुख्य अर्थ भी वही है जिधर इशारा किया जा रहा है, कहने वाले ने जिस तरफ इशारा किया है वही मुख्य अर्थ है, और उसके बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। तो आप इन शब्द शक्तियों को शब्द व्यापार भी कहते हैं, सब अलग अलग मत के अनुसार। तो आप शब्द शक्ति भी कह सकते हैं, शब्द व्यापार। यानी शब्द व्यापार आए तो आप उसे शब्द शक्ति ही समझें। अगर कहीं शब्द व्यापार लिखा हुआ है तो आप उसे शब्द शक्ति ही समझें। तो अभिधा शब्द शक्ति, बात समझ में आई। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक, शब्द को सुनने वाला श्रोता और पढ़ने वाला पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध माने बिना किसी बाधा या रुकावट के ग्रहण करता है,
वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मतलब उस अर्थ को ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं आती, कोई तकलीफ नहीं आती, आपको सीधा जिसने कहा आपने समझा, बस वही अभिधा शब्द शक्ति है। कहने वाले ने कहा और आपको समझने में देर लगी, वहाँ उस अर्थ की संगति नहीं बैठी और आपको अर्थ करने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति न होकर के कोई और शब्द शक्ति होती है, वह आगे हम पढ़ेंगे। अब ये उदाहरण देख लीजिए आप 4-5। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि भाई हाँ, राजा दशरथ एक राजा थे और वे अयोध्या के राजा थे। सिंपल यही अर्थ है, साक्षात सांकेतिक अर्थ भी यही है, मुख्य अर्थ भी यही है, साधारण अर्थ भी यही है, लोक प्रचलित अर्थ भी यही है। तो यहाँ हुई अभिधा शब्द शक्ति, मतलब ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण हुआ कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। और अगर यहाँ किसी व्यक्ति के लिए कह दिया जाए वह तो राजा व्यक्ति है, या वह तो मन का राजा है, या वह राजा व्यक्ति है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ साधारण अर्थ नहीं लगेगा कि वह राजा व्यक्ति है, इसका अर्थ कुछ और है। हालांकि मैं भी बता देती हूँ, आपको उसमें जाना नहीं है, लेकिन इस अभिधा शब्द शक्ति को समझने के लिए ये दूसरा अर्थ भी आपको सहायता करेगा। अगर किसी के लिए कहा जाता है कि वह तो राजा व्यक्ति है, यानी भले वह व्यक्ति गरीब है, वह व्यक्ति बहुत ही साधारण है, लेकिन वह राजा व्यक्ति है, राजा की तरह अमीर है, राजा की तरह दिलदार है, या राजा की तरह बहुत महान है, या राजा जैसा उसका व्यवहार है, इसलिए उसे कहा गया कि वह तो राजा है, वह तो राजा व्यक्ति है, राजा आदमी है, या वह मन का राजा है। आई बात समझ में? तो इससे पता चला कि वह तो मन का राजा है या वह राजा व्यक्ति है। ये कहेंगे तो आप सोचेंगे भी ये राजा थोड़े है, लेकिन आप अर्थ लगाएंगे कि भी राजा जैसा व्यक्ति है, मतलब राजा जैसा मन होता है, राजा जिस तरह के व्यक्ति होते हैं उसी तरह का ये व्यक्ति है, तो वह हो गई लक्षणा शब्द शक्ति। और यहाँ हम बात कर रहे हैं अभिधा शब्द शक्ति की। तो सीधा सीधा अर्थ है कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। दूसरा है गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। सही, हम गुलाब के फूल के बारे में कह रहे हैं कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति है। और यही अगर कह दिया जाए कि वह तो गुलाब है, किसी लड़की के लिए कह दिया जाए कि वह तो गुलाब है, यानी वह गुलाब की तरह बहुत सुंदर है, तो यह अर्थ हमने सीधा सीधा नहीं लिया ना, इस अर्थ को ग्रहण करने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ा, तो बस वह अभिधा शब्द शक्ति से बाहर हो गया। तीसरा वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सिंपल है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कोई को भी किसी को भी पूछेगा तो वो यही कहेगा कि हाँ मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। और अगर इसकी जगह मैं ये कह दूँ कि उसने मेरे मन को पढ़ लिया या मोहन ने मेरे मन को पढ़ लिया, तो आप सोचेंगे भी ये मेरे मन को पढ़ लिया का क्या मतलब है। यहाँ आपको अर्थ ग्रहण करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी या थोड़ी सी बाधा होगी और आपको कुछ सोचना पड़ेगा अर्थ लगाने के लिए, तो वह अभिधा शब्द शक्ति से बाहर हो गया, अर्थात वहाँ कोई दूसरी शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति यहाँ है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है, सीधी सी बात है कि गाय घास चरती है और गाय घास चर रही है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण हो गया। और यहाँ कहा जाए किसी का नाम लेके कि सुमित्रा घास चर रही है या सुमित्रा चर रही है, या तुमने घास खाई है क्या, या घास चरते हो क्या, इस तरह की बातें बोली जाती है ना कभी कभी क्लास में, आपको भी कह दिया हो जाता होगा या मम्मी पापा भी कह देते होंगे कि घास खाती है क्या, यानी क्या तू खाना खाती है या घास खाती है। तो अगर सुमित्रा घास चर रही है या सुमित्रा चर रही है, इट मीन्स या तो वो घास ही चर रही है, मतलब सुमित्रा कुछ बुद्धिहीनता का काम कर रही है, या वो घास खाए जैसा काम कर रही है या जैसी कोई बात कर रही है, इसलिए कहा गया कि वह घास चर रही है या वह चर रही है। कभी किसी व्यक्ति के लिए भी बताया जाता है कि वह तो चरता है, खाता नहीं, वह चरता है, यानी वह पशुओं की तरह बहुत खाता है या अनाप शनाप खाता है, तब ये चरने शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है और किन उदाहरणों से या किन वाक्यों से आप समझ सकते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति कैसे हमें पता चलती है। तो ये 4 उदाहरण हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल साधारण लोक प्रचलित और मुख्य अर्थ बताने वाले जो वाक्य हैं या बताने वाले जो शब्द हैं वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। उपर्युक्त सभी वाक्यों के अर्थ ग्रहण में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, है ना, लेकिन जो मैंने बताया उनमें अवरोध आ रहा था, तो वे अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण नहीं थे, वहाँ कोई दूसरी शब्द शक्ति है और वो हम आगे पढ़ेंगे। अब दूसरी शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित होता है, तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो, मुख्य अर्थ जो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है लेकिन वह अर्थ वहाँ लग नहीं रहा है, वह अर्थ वहाँ संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, यानी मुख्य अर्थ में बाधा आ गई, या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो। अभिष्ट अर्थ मतलब कहने वाले ने जिस अर्थ से वह बात कही है वह अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, वह अर्थ हमें पता नहीं चल रहा है, तब अन्य अर्थ, तब जो हम दूसरा अर्थ लगाते हैं वह किसी लक्षण पर
अथवा दीर्घकाल से माने जा रहे रूढ़ अर्थ पर आधारित हो तो वह लक्षणा शब्द शक्ति कहलाता है या कहलाती है। उसका अर्थ जब हम किसी लक्षण के आधार पर या रूढ़ अर्थ के आधार पर ग्रहण करते हैं तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और इस आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति के भी दो भेद इस प्रकार हैं, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। पहला है पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। सीधा सीधा अर्थ क्या आपको समझ में आया कि पुलिस को देख के चोर चौकन्ना हो गया? हाँ, आप अर्थ जानते इसलिए आप समझ गए, लेकिन जब हम शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सांकेतिक अर्थ नहीं है कि भी चोर चौकन्ना हो गया। चौकन्ना का क्या मतलब हुआ? यहाँ चौकन्ना जो शब्द है वो कुछ नया अर्थ रख रहा है ना, सीधा अर्थ नहीं है। चौकन्ना, चौकन्ना मने चौ मने चार और कन्ना मने कान। तो क्या पुलिस को देखते ही चोर के चार कान आ गए क्या? नहीं, यहाँ क्या अर्थ है? इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग हो जाना, सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना। मतलब है चौकन्ना हो गया यानी वह सावधान हो गया। पुलिस को देखते ही चोर चौकन्ना हो गया। चार कान मतलब चार कान की तरह वो सावधान हो गया। जैसे आप किसी बात को समझना चाहते हैं, ज़्यादा गहराई से सुनना चाहते हैं, कोई बोल रहा है और सुनाई नहीं दे रहा तो आप बड़ा सावधानी से सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा कान की शक्ति को बढ़ा देते हैं। आप कान को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं ना, मतलब कान से बड़ा ही ध्यान से सुनते हैं। तो यहाँ चौकन्ना का अर्थ चार कान होना न होकर के सावधानी या ज़्यादा ध्यान से सुनना है। तो यहाँ दो की जगह चार कान कहने का तात्पर्य कि कानों का अधिकाधिक उपयोग करना, उनका पूरा लाभ उठाना। मतलब वह सावधान हो गया कि अब इस पुलिस को देख करके कैसे भागा जाए या कैसे बचा जाए, क्या तरीका लड़ाया जाए कि मैं इससे बच जाऊं। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। किस लक्षण पर? चार कान होने के लक्षण पर। चार कान होने का मतलब दो कान से तो हम साधारणतः सब काम करते हैं, सुनते हैं, है ना, सुनते हैं। लेकिन यहाँ चौकन्ना यानी चार कान मतलब उस व्यक्ति ने अपनी उस क्षमता का अधिकाधिक उपयोग किया। तो यहाँ चौकन्ना होने का अर्थ हुआ सावधान होना या अपने कानों का अधिकाधिक उपयोग करना। तो यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा हुई, मतलब अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाता है। यानी इस प्रयोजन से हमने ये अर्थ लिया है ना कि पुलिस को देखते ही चोर चौकन्ना हो गया यानी चोर सावधान हो गया। बस ये जो अर्थ हमने ग्रहण किया यह इस प्रयोजन से किया, पुलिस को देखने की वजह से, है ना, कि पुलिस को देख लिया चोर ने तो वह चौकन्ना हो गया, सावधान हो गया। इस प्रयोजन से हमने यहाँ यह अर्थ ग्रहण किया है, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा हुई। इसी प्रकार उदाहरण है जैसे राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया है। अब क्या राजेश का पुत्र बड़ा होकर ऊंट बन गया है क्या? आप यही अर्थ लगाओगे सीधा सीधा, तो यही अर्थ कि भी राजेश का पुत्र इसका मतलब बड़ा बन के वो ऊंट बन गया दिखता है। लेकिन ये अर्थ तो यहाँ तर्कसंगत नहीं है ना कि राजेश का पुत्र बड़ा होकर ऊंट नहीं हुआ, ऊंट की तरह लंबा चौड़ा हो गया है। इसमें ऊंट का अर्थ अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया, यानी ऊंट लंबा होता है तो इसलिए कि राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, मतलब राजेश का पुत्र बड़ा हुआ है और बहुत ही लंबा हो गया है। तो यह अर्थ हम रूढ़ि के आधार पर, आज ये क्या हो रहा है? सॉरी बच्चों, ये क्या चक्कर पड़ गया, बहुत ही पीछे आगे आ गए हम। लेकिन मैं वीडियो रोकूंगी नहीं, हम वहीं आ जाते हैं जहाँ हम थे, है ना। मैं ये ऐसा बता रही हूँ कि मैं शायद पहले मुझे ऐसा लगा कि भाई बारीक बारीक अक्षर आपको भी नहीं दिखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं ऐसे करके पढ़ाऊँ, लेकिन ऐसे पढ़ाने में थोड़ी अलग ही तरह की परेशानी हो गई है। थोड़ा सा आपको भी तकलीफ तो हुई है। तो इसमें ऊंट का अर्थ हो गया अधिक लंबा होना। अब यह अर्थ रूढ़ि के आधार पर लिया गया है, अतः यह रूढ़ा लक्षणा कहलाता है। मतलब रूढ़ि के आधार पर मतलब प्रचलित अर्थ हो गया है। ऊंट का जो अर्थ है वह हम अर्थ ले रहे हैं। प्रचलित अर्थ वहाँ लोक प्रचलित अर्थ वो एक साधारण अर्थ है, और यहाँ प्रचलित मतलब अर्थ उसका रूढ़ हो गया है कि ऊंट का मतलब कोई बहुत लंबा है या बड़ा है तो उसके लिए कहते हैं भी वो तो ऊंट है बिल्कुल। तो अधिक लंबा होना यहाँ ये अर्थ लिया, इसलिए यहाँ रूढ़ा लक्षणा हुआ। आपके 9th से 12th तक तो आपको इन भेद उपभेदों में नहीं जाना पड़ेगा, ना आपको इस रूप में पूछा जाएगा। सीधे सीधे लक्षणा का अर्थ आपको लगाना है, लेकिन चूंकि पाठ में है इसलिए मैं समझा रही हूँ। ये आपको आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में या जब आप प्रतियोगिता वाले एग्जाम देंगे, है ना, प्रतियोगी परीक्षाएं, तब वहाँ पर इन चीज़ों की बारीकी से जानकारी होना जरूरी है। जबकि यहाँ का इतना ही काफ़ी है कि यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। अब उसका अर्थ हम कैसे लगा रहे हैं, प्रयोजन से या रूढ़ि से, आप समझ तो लीजिए, लेकिन आप इसकी परेशानी में मत पड़िए कि भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करें, आप बस सहज भाव से पढ़कर इसको छोड़ दें। तो इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण या प्रयोजन तथा रूढ़ि द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। सीधा सीधा अर्थ नहीं मिलता, और उस अर्थ को ग्रहण करने में हमें थोड़ी अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जो बुद्धि की वो शक्ति लग रही है ना, वही लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देखिए। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। तो लाला लाजपत राय
पंजाब के शेर हैं। क्या वो पंजाब के शेर हैं, मतलब शेर की जैसे साहसी हैं, वीर हैं। पंजाब का शेर, क्योंकि वो पंजाब में पैदा हुए इसलिए उन्हें यहाँ पंजाब का शेर कहा गया है। तो ये रूढ़ अर्थ हो गया, है ना। शेर का अर्थ साहसी और वीर, मतलब वीरता बताने के लिए किया जाता है कि भाई शेर होते हैं बड़े वीर, बहादुर, निडर, साहसी। ऐसे ही लाला लाजपत राय में गुण है तो वह भी शेर कहलाए। सारा घर मेला देखने गया है। सारा घर, क्या घर उठ करके मेला देखने चला गया क्या? नहीं, घर के जो सारे सदस्य हैं वे मेला देखने गए हैं। तो यहाँ ये प्रयोजन से अर्थ लिया गया है, वहाँ लक्षण से अर्थ लिया गया है ना। और ये जो मुहावरेदार भाषा जहाँ भी होती है, कहावतें जहाँ भी प्रयुक्त होती है, वे सब लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। आपके ऐसा कोई उदाहरण जब आता है प्रश्न पत्र में कि भाई जैसे सारा घर मेला देखने गया है, या वह हवा से बातें कर रहा था, या सैनिकों ने कमर कस लिया, तो ये जो मुहावरेदार भाषा है ना, तो बस वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति, आप आंख बंद करके लिख दो कि यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। बस आपको अर्थ तो बताना ही पड़ेगा। सारा घर मेला देखने गया, यानी घर के सारे सदस्य मेला देखने गए हैं। नरेश तो गधा है, नरेश गधा नहीं है, वो कोई गधे की तरह उसके 4 पाँव नहीं है, गधे जैसा आकार नहीं है, या गधा जैसा दिखता नहीं है। उसमें गधे जैसे मतलब या तो वो केवल बोझ उठाने का काम करता है, या वो उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए उसको गधा कहा है। वह हवा से बातें कर रहा था, मतलब बहुत तीव्र गति से दौड़ रहा है या चल रहा है ना, बहुत ही तीव्र गति से दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है ना, तो यहाँ वह हवा से बातें कर रहा था, यानी बहुत ही तेज गति से दौड़ रहा था। तो यहाँ मुहावरेदार भाषा हुई, तो ये भी लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण हुआ। सैनिकों ने कमर कस ली है, मतलब सैनिक तैयार है युद्ध भूमि में जाने के लिए या लड़ने के लिए, तो कमर कस लिए, यह भी मुहावरा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है, समझ में आई। तो उक्त उदाहरणों में शेर, घर, गधा, हवा, कमर कसना, ये लाक्षणिक शब्द हैं जिनके लाक्षणिक अर्थ ही ग्रहण किए जाएंगी। ठीक है, तो आपको यह अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति समझ में आ गई होगी। शब्दों में जो अर्थ निहित है और जो निश्चित है उसको हम समझ जाएं, जिस शक्ति के माध्यम से वह शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। व्यंजना शब्द शक्ति और अभ्यास प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी।